नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रोहतास में गोपालगंज कांड रिटर्न्स। जी हां, रोहतास में 2 दिनों में 4 लोगों की मौत हो गई है। करगहर और परसथुआ में हुई है ये मौतें। 2 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है। वहीं हम आपको बता दें कि आंख की रोशनी गंवाने वाले व्यक्ति ने यह दावा किया है कि शराब पी थी उसने और इसी वजह से उसकी आंख की रोशनी गई है। प्रशासन मामले की हालांकि पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन गोपालगंज जैसा मामला रोहतास में भी सामने आया है। जिस तरह का कांड गोपालगंज में हुआ था, उसी तरह की घटना रोहतास में सामने आई है और खुद पीड़ित ने यह दावा किया है कि शराब पीने की वजह से उसके आंख की रोशनी गई है। सासाराम से अजीत हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अजीत, यहां पर गोपालगंज कांड एक तरह से दोहराया गया ऐसा लग रहा है, जो पीड़ित की तरफ से बयान आ रहा है। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है इसको लेकर? जी, ये 2-3 दिनों के अंदर जिस तरह से 4 लोगों की मौत हुई है अलग अलग थाना क्षेत्र और ओपी क्षेत्र में, और पूरा इलाका जो है आसपास का इलाका है, जिसके बाद इलाके में चर्चा का बाजार गर्म हुआ। और जब मैं कई परिजनों से मिला और जिन लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है उन लोगों से मिला, तो कई बात सामने निकल कर आई। उसमें एक सुरेंद्र पाल है, उनका कहना है कि हाँ, उन्होंने शराब पी थी, लेकिन वो दबी जुबान बता रहे हैं कि वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में जाकर शराब पी कर आए हैं। और जहां तक एक और शख्स है विजय सिंह, उसके आंखों की रोशनी चले जाने की बात है, तो वो भी गोलमोल जवाब दे रहा है। तो सभी लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक टीडीएस डीलर की बस्तलवा गांव में जो है मौत हुई है, उसके अलावा एक पशु चिकित्सक की मौत हुई है। ये तमाम मामला जांच का है और जब तक इसमें जांच नहीं होगी तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन ग्रामीण जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इलाके में अवैध रूप से जो शराब बेचे जा रहे हैं उसी का प्रतिफल है कि इलाके में 4 अजीत, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या इलाके में शराब बन रही है? और अगर बन रही है तो क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है? क्योंकि अब यह मामला गंभीर हो गया है, क्योंकि 2 लोगों के मौत की बात सामने आ रही है। क्योंकि 4 की मौत की बात यहाँ सामने आई है और जिसमें पुलिस जो है फिलहाल इसमें कुछ भी कह नहीं पा रही है, और अलग अलग गांव में मौत हुई है और अलग अलग समय पर मौत हुई है, इसीलिए उसको मिलाकर एक जगह नहीं देख रही है। लेकिन जब पूरे कंक्लूड करके देखा जाए तो जिस तरह से सभी के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार पशु चिकित्सक की मौत हुई है और उसके साथ जो शख्स था वो उसके आंख की रोशनी चली गई है जी, और तो इसे मिलाकर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मामला जुड़ा हुआ है। बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ बने रहें। अभी कुछ लोगों की जो बाइट आई है, जो बयान आया है, वो पहले सुनवाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इलाके के लोग? शराब तो हम बनारस गए दावत तुझे बनारस से पहले नहीं। अच्छा, अगर 4 दिन के बाद में हमार तबीयत खराब है, मंगलवार के पहले नहीं, शुक्र को आंख बंद है। तो ये जो हम शराब पिए थे बनारस में पिए थे, इधर नहीं पिए थे? ना, इधर नहीं पिए। अच्छा, लेकिन लोगों का कहना है कि यहीं पे आप पिए थे। ना, हम लोग कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं बनारस से आया था, पीकर ही आया था। अच्छा, जानकारी है मिलल कि तबीयत खराब हो गई, एक बार उल्टी कैले बनने के बाद डॉक्टरी में गई बनन, डॉक्टरी में ना कवर भइल, परसठवा जाके मर गइलन। अच्छा, पहले से शराब उराब पीते थे क्या? पहले तनी मनी पियत रहन, मतलब उनकर बदनामी रहे कि दारू पिएलन। हाँ, कितना दिन पहले पिए थे वो? पहले जाना था कि 5-6 रोज हो गए रहे। अच्छा, 5-6 दिन पहले पिए हुए थे। हाँ, तो मतलब अचानक कैसे तबीयत बिगड़ गया उनका? उनकर एक बाइक मतलब ई रुतबा ऐसा भइल कि पेट में दर्द भइल, आ दर्द भइला के बाद में एक बार उल्टी भइल। आ उल्टी भइला के बाद में सब लड़का फैजा लेके गइल डॉक्टरी में, दवा भी चल आ वही में मतलब लेके यहाँ वहाँ करे में डॉक्टरी में करे में मर गइल। लेकिन मेरा वो डीलर है सुदामा राम जी, वो शराब पीकर मर गया। और यहाँ दीपक सिंह, सत्यदेव सिंह जो हमारे निकटवर्ती गांव बहुवरा के रहने वाले हैं, वो भी शराब पीकर कर मर गए। एक भगवानपुर में अभी यहाँ पर आया तो यहाँ पर सुना कि एक वहाँ भगवानपुर में भी वो एक शराब पीकर कर मर गया। यानी इधर से चारों तरफ जो है केवल
शराब ही शराब दिखाई पड़ रहा है। लेकिन किसी भी प्रकार के यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था, माने अपने 2-4 गांवों की बात नहीं करें, अपने पंचायत की बात नहीं, पूरी करागर के पश्चिमी क्षेत्र का बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का पुलिस की कार्रवाई नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था कुछ नहीं है। तो स्थानीय लोगों को आपने सुना, पीड़ित को भी आपने सुना, जो ये कहता हुआ, हालांकि पीड़ित ये कहता हुआ नजर आता उसने बनारस में शराब पी थी, लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है उसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर गलती कभी मानता क्यों नहीं है प्रशासन, की कमी रह जाती है उसके तरफ से, तभी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। हर मामले में ऐसा ही नजर आता है कि लीपापोती में प्रशासन जुट जाता है और अपने आप को बचाने की कोशिश में लग जाता है। गलती नहीं मानेंगे तो सुधार आखिर कैसे करेंगे? गलती क्यों नहीं मानता प्रशासन? गलती मानेगा तभी सुधार हो सकेगा। ये तमाम वो सवाल हैं जो लगातार इस तरह की सामने आ रही घटनाओं के बाद उठ रहे हैं। गोपालगंज के मामले भी आपने देखे और अब रोहतास से ये मामला सामने आया है। इधर बिहार में शराब माफिया सिर्फ शराब की तस्करी के जरिए ही लोगों की जान नहीं ले रहे हैं, बल्कि कार्रवाई करने वाले पुलिस पर भी हमला बोल रहे हैं। सीतामढ़ी के कुआरी गांव में कल छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर तस्करों ने हमला कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग में मेजरगंज थाने के एसआई दिनेश राम शहीद हो गए, जबकि चौकीदार लाल बाबू पासवान जख्मी हुए हैं। तो बिहार में शराब माफिया कितने बेखौफ हैं, ये जरा समझने की जरूरत है। पिछले 3 साल में शराब माफिया ने कैसे करतूतों को अंजाम दिया। 28 नवंबर 2017 समस्तीपुर सरायरंजन में शराब माफिया की फायरिंग में हवलदार अनिल कुमार शहीद हुए थे। इसके बाद 15 दिसंबर 2018 को भोजपुर शराब तस्करों का पीछा करते गाड़ी टकराई, एसआई दीनानाथ सिंह शहीद हो गए। 20 नवंबर 2018 को बक्सर डुमराव में तस्करों ने पुलिस वाहन पर हमला कर दिया था। आप देख सकते हैं 16 जून 2020 आरा से कौशिक दुलारपुर में पुलिस हथियार छीना गया पुलिस से। 30 सितंबर को घटना सामने आई। 2020 में जक्कनपुर में, 10 दिसंबर 2020 को मधुबनी के रहिका में सतलखा गांव में छापेमारी जब टीम करने गई तो हमला हुआ। वहीं पोखरिया में छापेमारी करने गई थी बेगूसराय में 22 फरवरी को, तब भी हमला हुआ था। 2017 में भी नवंबर में एक घटना सामने आई थी सरायरंजन में, जहां पर हमला हुआ था पुलिस टीम पर। और महंगाई, अपराध और शराबबंदी को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। विधानसभा के बाहर आज विपक्ष के विधायकों ने सीतामढ़ी में दारोगा की हत्या की जांच की मांग की। साथ ही विपक्ष ने शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताया। आपको बता दें कि इस बजट सत्र में विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा है। सामने नाक के नीचे 4 करोड़ का शराब पकड़ा रहा है पटना में, और कई बार पकड़ाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप केवल कागज में बंद किए हुए हैं और शराब के नाम पर कई दरोगा की हत्या हो गई, कई लोगों की हत्या हो गई आपके रसूखदार नेता के वजह से। और सीतामढ़ी में दारोगा की हत्या का मामला विधान परिषद में भी उठा। विपक्ष के पार्षदों ने इस मामले को लेकर जोरदार हंगामा किया। विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी कानून के बाद भी पूरे राज्य में तस्करों का बोलबाला है। कांग्रेस ने इस मामले पर सीएम नीतीश से जवाब मांगा है। को शराबबंदी है, लेकिन कल ही हमने देखा, जो पहले से आशंका हम लोग की रहती थी कि पुलिस और प्रशासन की ढिलाई के चलते शराब अवेलेबल है, उसकी कल पुष्टि हो गई। सीतामढ़ी में एक सब इंस्पेक्टर जब छापा मारने गया तो उसकी हत्या कर दी। ये चिंता का विषय है। अगर पुलिस और पुलिस के अधिकारी ये जान माल ही सुरक्षित नहीं है तो समझ लीजिए कि शराब माफिया कितना पावरफुल है बिहार में। ये क्यों हुआ, इस पर बड़ा प्रश्न है। हम लोगों ने कई बार सदन में उठाया है, लेकिन कल की घटना ने कई प्रकार की चिंताओं को जन्म दिया है। इधर माले के विधायकों ने समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी को बर्खास्त करने की मांग की है। माले का कहना है कि जब तक सीएम नीतीश मदन सहनी को बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक वो सदन को चलने नहीं देंगे। आपको बता दें कि कल विधानसभा में चर्चा के दौरान मदन सहनी ने विपक्ष पर चुटकी ली थी और कहा था कि लाभुकों के खाते में ऑनलाइन पैसा चले जाने के कारण अब कमीशन खाने को नहीं मिल रहा है। मंत्री के इस बयान से विपक्ष बेहद खफा है। ने कल जिस तरीके से
विपक्षी दलों की अवमानना की और सदन की गरिमा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया और सदन की मर्यादा को तार-तार करने का काम किया। हमने कल ही सवाल उठाया कि सबसे पहले ये मंत्री जिनको सदन में बोलने का सलीका नहीं मालूम है, इनको बर्खास्त किया जाए, लेकिन कल बर्खास्त नहीं किया गया। आज भी ये सवाल है। और विपक्ष हर एक मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। पशु चिकित्सा केंद्र खोलने के मुद्दे पर पशुपालन और मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी से सवाल पूछा गया था कि 12 सालों बाद भी क्यों गुरुआ प्रखंड में पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया, जिस पर मंत्री ने जवाब दिया। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने उनसे सवाल पूछ दिया कि अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की और अब तक क्या काम की प्रगति है। गुरुआ प्रखंड में प्राथमिक वर्गीय पशु अस्पताल गुरुआ किराए के भवन में संचालित है तथा पशु अस्पताल हेतु जमीन उपलब्ध है। भवन निर्माण विभाग को पशु अस्पताल भवन निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करा दी गई है। भवन निर्माण विभाग से वर्तमान प्रगति प्राप्त कर भवन पूर्ण करने की कार्रवाई की जाएगी। 12 साल प्रश्न में जो 20 साल है, 12 साल टेंडर हुआ तो जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी अगर वहां भवन का निर्माण नहीं करा पाई है तो उनका सवाल है क्या अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी और कोई समय सीमा बता दी जाए। और जो आपने जो आवंटन के लिए जो टेंडर के लिए जो पैसा ट्रांसफर किया है भवन निर्माण विभाग को, वो कब किया महोदय और उसकी व्यवस्था अभी क्या है सच्चाई। वहीं जमुई जिले में किसानों को धान का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। इस सवाल को सदन में बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने उठाया, जिस पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने जवाब देते हुए कहा कि सभी जगहों पर किसानों को धान का उचित मूल्य दिया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी श्रेयसी सिंह ने सदन में कहा कि जमुई में ऐसा नहीं हो रहा, जिसके बाद अध्यक्ष विजय सिन्हा के कहने पर मंत्री ने जांच करवाने की बात कही। महोदय, धान क्रय की मात्रा और भुगते न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि अंकित रहती है उस पर, जिस पर संबंधित किसानों के हस्ताक्षर के उपरांत ही उनके बैंक खाते में पीएमएस के द्वारा वह राशि जाती है। यदि माननीय सदस्य को कोई स्पेसिफिक जानकारी हो कि इस समिति ने ऐसा किया या फिर पूरे जिले में ऐसा हुआ है तो हम उसका रिपोर्ट अलग से उनको दे सकते हैं, उसका जांच करवा सकते हैं, उसका हम जांच करवा। हाँ, एक में माननीय सदस्य जवाब दे रहे हैं मंत्री। स्पेसिफिक कहें कि किसी प्रखंड में किसी उसमें आप टैक्स और ये व्यापार मंडल के द्वारा ऐसा हुआ है तो हम स्पेसिफिक बोले तो उसका जांच करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, खास तौर से जमुई जिला के एक मिनट, माननीय सदस्य जो प्रश्न करते हैं उनको 2 से 3 पूरक पूछने का है अधिकार। आप धैर्य रखें, उनका पूरक हो जाए तभी उठें। चलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध है कि इसकी जांच करवा दे और यदि जमुई जिला में ऐसा हो रहा है तो ये सही नहीं है। और जिस रसीद की बात की जा रही है उस पर सिर्फ किसान का हस्ताक्षर होता है, लेकिन वो कोई पक्की रसीद नहीं होती है, जिस कारण से जब वो लोग अपने भुगतान के लिए जाते हैं तो वाद विवाद में उनको सही रकम नहीं मिलती है। माननीय मंत्री महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि अगर स्पेसिफिक कहें तो हम जांच करवा दें। बता तो रहे हैं, जमुई जिले की बात कर रहे हैं। पूरे जमुई जिला में करवा दें। चलिए जमुई जिला में जांच करवा दें। ठीक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना की सड़कों पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन यहां जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। हम आपको पटना की अलग अलग तस्वीरों को दिखाएंगे और बताएंगे कि पटना में क्यों थम जाते हैं गाड़ियों के पहिए। पटना में जाम का झाम, यहां गाड़ियां चलती नहीं, रेंगती है। मिनटों के सफर के लिए घंटों का इंतजार। ऐसे में कैसे स्मार्ट बनेगा पटना? आखिर पटना में क्यों थम जाते हैं पहिए?
तो लंबी गाड़ियों की कतार और जाम लगा रहता है, रेंगती हुई गाड़ियां नजर आती हैं। ऐसी तस्वीर स्मार्ट सिटी की तो नहीं हो सकती है। आपको हम ये दो जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पटना के अलग अलग जगहों की तस्वीर है। एक चिड़िया तार पुल की है, वहीं दूसरी तस्वीर जीपीओ गोलंबर के पास की आपके सामने। दोनों जगहों पर सुबह 10:30 बजे हमारे संवाददाता पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या देखा ये हम डिटेल्स में बताएंगे। पहले तस्वीर को देखकर मुश्किलों का आप अंदाजा लगाइए। देखिए कितनी लंबी दूरी तक ये जाम लगा हुआ है चिड़ियाटार पुल और जीपीओ गोलंबर। तो पहली खबर पटना के चिड़ियाटार पुल के हालात की है, जहां आज सुबह 10:30 बजे न्यूज 18 की टीम पहुंची तो हालात मुश्किलों भरे रहे। यहां सड़कों पर भारी भीड़ थी, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी थी, लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए थे, लेकिन जाम उन्हें आगे जाने से रोक रहा था। यहां 500 मीटर फ्लाईओवर को पार करने में 20 से 30 मिनट का समय लग जाता है। और क्या कुछ यहां पर तस्वीरें देखी, संवाददाता रवि एस नारायण की इस रिपोर्ट में देखिए। सुबह सुबह अगर आप अपने दफ्तर के लिए निकल रहे हैं और अगर ये सोच रहे हैं कि पटना में नए नए बड़े फ्लाईओवर बने हैं और जल्दी से आप अपने दफ्तर पहुंच जाएंगे तो जरा ठहरिए। आप अपना अगर दफ्तर के लिए निकल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय लेकर के चलिए, क्योंकि आप भीड़ का शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपको दिखा दूं कि ये तस्वीर जो है वो यहाँ पे चिड़ियाटार पुल का है। यहाँ से आप जंक्शन की तरफ जाते हैं, पटना जंक्शन जाना हो, बेली रोड जाना हो, तमाम दफ्तरों में सचिवालय जाना हो, अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो इसी चिड़ियाटार पुल से होकर के जा सकते हैं। और जरा देखिए कि यहाँ पे पहले जो है वो घंटों जाम लगा करता था, उसे खत्म करने के लिए यहाँ पे नए फ्लाईओवर बनाए गए। कोशिश इस बात की थी कि जाम से राहत मिलेगी, लेकिन ये जरा तस्वीर देखिए, यहाँ पे गाड़ियां जो है वो रेंग रही है। वो सिर्फ 500 मीटर का ये पुल जो है वो पार करने में आपको आधे घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है। और ये दुर्दशा जो है यहाँ पे चिड़ियाटार पुल पे जो है, यहाँ पे आप जरा देखिए तो ये तस्वीर चिड़ियाटार पुल की हम दिखा रहे हैं कि जहाँ पे हमेशा सुबह में अगर आप आएंगे, शाम को आएंगे तो ऐसे ही भीड़ दिखाई पड़ेगी और जो लोग हैं वैसे ही रेंगते हुए दिखाई पड़ेंगे। जरूरत इस बात की है कि यहाँ पे इसकी एक अल्टरनेटिव व्यवस्था जरूर की जाए ताकि इस जाम से निजात दिलाया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। चिड़ियाटार पुल की हालत आपने देख ली और हमारी टीम सुबह 10:30 बजे मतलब ऑफिस आवर में जीपीओ गोलंबर के पास भी मौजूद थी। यहां सड़क को छोड़ दीजिए, फ्लाईओवर पर भी लंबा जाम दिखा। आम लोगों की बात तो छोड़िए, यहां पर एम्बुलेंस को भी जाम से निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। और क्या समस्याएं दिखी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह। पटना शहर में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है और सरकार लोगों की राहत के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कराई है, लेकिन जब फ्लाईओवर ही जाम पड़ जाए, लोगों को परेशानियां हो, तो आप समझिए किस तरीके से आप अपने दफ्तर पहुंचेंगे। हम एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये जीपीओ गोलंबर फ्लाईओवर की तस्वीर है। अमूमन अभी समय जो 10:30 हो रहा है, यानी वो समय जब सबको जल्दबाजी होती है अपने दफ्तर जाने की, तो ऐसी परिस्थिति में देखिए किस तरीके से जाम की समस्या है। देखिए एम्बुलेंस भी है, एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसा हुआ है और ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही ये कष्टदायक है और काफी बड़ी घटना भी हो सकती है अगर एम्बुलेंस इस तरीके से जाम में फंसा रहे। लोगों की जो समस्या है वो भी आप समझ सकते हैं कि ऑफिस जाना है और ऑफिस के समय में किस तरह से परेशानी होती है। ऑफिस का समय है, ऐसे में इस तरह से फ्लाईओवर पर जाम लग जाए तो कितनी दिक्कत होती है। ये अपनी सरकार की क्षति है और क्या दिक्कत होता है ना, ऑफिस जाने में लेट होता है, बहुत लेट हो रही है। इस जाम के चलते दिक्कत है, बहुत दिक्कत हो रही है। क्या नाम है आपका? खान नाम है। देखिए किस तरीके से परेशानी है, लोग जो है जा रहे हैं, यहाँ से दफ्तर जा रहे हैं। ये बताइए कि दफ्तर जाने में दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत डेली हाजिरी काट रहा है। ऑफिस जाने में दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है सर, इस समय बहुत दिक्कत होती है। जाम की समस्या जो है वो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। और देखिए किस तरीके से
जो ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं। अब तस्वीरों के जरिए देखिए, एम्बुलेंस भी इसी रास्ते से रेंगते हुए जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो लोग दफ्तर जाने वाले लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थान में काम करते हैं या सरकारी संस्थान में, सबको दिक्कतें आती हैं चूंकि ये ऑफिस का समय है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरीके से एम्बुलेंस भी इसी जाम में फंसा हुआ है, जो कि बेहद खतरनाक हो सकता है अगर इसमें कोई मरीज हो। तो हम ये तस्वीरें इसलिए दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से जाम की समस्या पटना शहर में है, और जो लोग पुलिस वाले हैं इनके लिए बड़ी मशक्कत वाली बात होती है कि आखिर किस तरीके से जाम से निकाला जाए। ये बताइए सर कि ये जाम हमेशा लगा रहता है सही? प्रेशर तो रहता है सर, प्रेशर रहता है। ये पुल जो बन रहा है जिसके चलते ये रास्ता खुल जाने के बाद आशा है कि प्रेशर नहीं रहेगा। तो मानते हैं कि आप लोगों को परेशानी होती है लोगों को दूर करने में, निकालने में, यहाँ पर जाम को निकालने में? परेशानी तो एक लाइन में लोग नहीं चलते हैं, जिसके चलते ओवरटेक के चलते जाम हो जाता है। आप मानते हैं कि अगर वो पुल का निर्माण नहीं होता तो इस तरीके से जाम की समस्या नहीं होती? नहीं सर, इस यदि पुल नहीं बनते रहता तो इस तरह की समस्या। पुल पर, जीपीओ पुल पर ज्यादा लोड है? लोड तो है ही सर। ठीक है, क्या नाम आपका? मेरा नाम एसआई सुभाष चंद्र सिंह है सर। सुभाष चंद्र सिंह, ये यहाँ पे पदस्थापित है, ये पुलिस वाले हैं और इनकी जिम्मेवारी है इस तरह के जो जाम लगे हुए हैं, इस जाम को कैसे इससे मुक्ति दिलाया जाए, लोगों को यहाँ से दफ्तर भेजा जाए। इनके हिसाब से जो जीपीओ पुल है इसके जो दाहिने तरफ है ये रास्ता आपको आर ब्लॉक की तरफ जाता है, और ये पुल अभी निर्माणाधीन है, जिस कारण से सारा लोड इस पुल पर, जीपीओ गोलंबर वाले पुल पे है। इस वजह से काफी समस्या आ रही है। पुलिस वाले मशक्कत कर रहे हैं जाम से मुक्ति पाने के लिए, और जो लोग हैं वो काफी नाराज है कि इस समय पर जब ऑफिस जाना है, जल्दीबाजी है, हाजिरी छूट सकती है, लेकिन जाम के कारण उनको बहुत परेशानी हो रही है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, जीपीओ गोलंबर, पटना। तो जीपीओ गोलंबर का भी आपने हाल देख लिया, किस तरह से यहां पर भी गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, रेंग रही हैं। आइए अब बताते हैं आपको कि बिहार में वाहनों की संख्या कितनी है और पटना की इसमें कितनी हिस्सेदारी है। बिहार में लगभग 80 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन है। इनमें से रजिस्टर्ड वाहनों में 2 पहिया वाहन 55 लाख हैं और रजिस्टर्ड 4 पहिया वाहनों की जो संख्या है वो 25 लाख है। 25 लाख वाहन चलते हैं। पटना की सिर्फ बात करें तो 14 लाख वाहनों का सिर्फ पटना में रजिस्ट्रेशन है। पटना में सबसे अधिक कार चलाते हैं लोग, सबसे ज्यादा कार चलाने वाले लोग पटना में। बिहार के लगभग 80 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें सबसे ज्यादा पटना में लोग कार चलाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि पटना में जाम के कारण आखिर क्या हैं। पटना शहर को अनियोजित तरीके से दरअसल बसाया गया है, कोई सही तरीके से इसका प्लान नहीं किया गया। पटना में सड़कों की चौड़ाई सामान्यतया काफी कम है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। कई जगहों पर अतिक्रमण जाम का बड़ा कारण बन जाता है, जिसकी वजह से जाम घंटों लगा रहता है। सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें भी बड़ी समस्या पैदा करती हैं। ऑटो रिक्शे वाले भी जाम लगाने में बड़ा कारण हैं। यातायात नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया जाता है। वहीं पटना को जाम से बचाने के उपाय क्या हैं, जरा ये भी जान लेते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करना होगा, तभी यह संभव हो सकेगा कि जाम से मुक्ति मिले। ट्रैफिक संचालन के लिए एक सिस्टम बनाना होगा जो सिस्टमैटिक तरीके से काम करे। ओवरलोडेड सड़कों के लिए एक व्यवस्था तैयार करनी होगी। अधिक सार्वजनिक पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी ताकि जाम ना लगे। पीक आवर में गैर जरूरी सफर से बचने के लिए जागरूक करना जरूरी होगा। चलिए अब इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार